Hello everyone, welcome to the digital platform. The name is the Toolbox. So hope you are doing well. हम लोग बात कर रहे थे पिछले सेशन में एडी करंट के बारे में, और एडी करंट में मैं कहा था आपसे कि एडी करंट लॉस को हमें कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोर हमारा है उसको हम लोग पतले पतले कोर में काट देते हैं और उसे लैमिनेट कर देते हैं। कहने का मतलब है जो हमारा एक कोर था, अगर ये एक कोर था हमारा, हम लोग क्या कर रहे थे, इसको काट दे रहे थे। काट देने से क्या हो रहा था, इसका एडी करंट जो सर्कुलेटिंग करंट था उसका पाथ कम हो जा रहा था, और अगर पाथ कम हो जाएगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेसिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो आपका लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो हम लोगों ने क्या किया था, इसको जो कोर था उसको पतले पतले सेगमेंट में, पतले पतले पार्ट्स में काट दिया था। ये देखने में कुछ ऐसा ही दिखेगा जैसे जब हम लोग कोर डिज़ाइन करते हैं तो एक पूरा कोर नहीं ले लेते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक पूरा कोर नहीं ले लेते हैं, उसकी पतली पतली ब्लेड्स। जैसे आप सपोज करिए ये एक ब्लेड है, तो इसको मैं क्या किया, एक लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, चार लगाया, और सारी ब्लेड्स को ऐसे रख के एक कोर मैंने बना लिया। ये क्या हुआ, एक तरह का कोर बन गया, ये भी एक तरह का कोर बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी भी क्या होगा इसमें, अगर मैं इस पतले से ब्लेड को कंसीडर करूं, इस पतले से ब्लेड को कंसीडर करूं, तो इसकी भी कुछ ना कुछ थिकनेस है, इसकी भी आपको कुछ ना कुछ थिकनेस दिखेगी, और वो थिकनेस कितना है, हम लोग मान लेते हैं टाउ थिकनेस इसकी है। इसकी कितनी थिकनेस है, टाउ थिकनेस है। सो अब हम एनालिसिस करेंगे इस एक कोर की वजह से कितना एडी करंट लॉस कोर में आ रहा है। अब इसका कुछ ना कुछ थिकनेस है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, और कुछ इसकी हाइट है। सो सिंपली मैं क्या करने जा रहा हूं, इस कोर का, सिर्फ एक कोर का एनालिसिस करने जा रहा हूं। इस हिसाब से मैं पूरे ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में, एडी करंट लॉस के बारे में कुछ कहूंगा, कुछ कंक्लूजन दूंगा। नाउ हम लोग क्या कहेंगे, बस इस कोर का एनालिसिस करेंगे, एक कोर का, इसमें कितना एडी करंट लॉस हो रहा है। सो हम लोग क्या कहेंगे कि जो इसकी ये थिकनेस है, इसकी ये क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, और ये इस कोर का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, और ये इसकी थिकनेस हो जाएगी। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, बस इस कोर को, एक पतले वाले कोर को निकाल के इसकी एनालिसिस करने जा रहा हूं, और एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कि एडी करंट लॉस कितना होता है। सो स्टार्ट करते हैं अपने उसी पार्ट से, एडी करंट से, और एक कोर के बारे में उसके एक्सप्रेशन को डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस सपोज करिए आपके पास एक कोर वही पतला सा था जिसको आपने पूरे मिला के एक ट्रांसफार्मर का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर आपने क्या कर रखी थी, वाइंडिंग कर रखी थी। नाउ लेट अस सपोज ये आपके वो पतला सा एक छोटा सा कोर लिया आपने, और इसकी लेंथ कितनी है, इधर ये और ये, ठीक है। लेट्स से कि इसकी लेंथ कितनी है, मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, एल लेंथ दे रखी है। लेंथ कितनी है, एल लेंथ दे रखी है, और इसके थिकनेस को हम लोग मान लेते हैं, भाई इसकी मोटाई कितनी है, ये मोटाई मान लेते हैं हम लोग कितना, टाउ। लेट्स से दिस इज टाउ, इसकी क्या हो गई, थिकनेस हो गया। ओके, नाउ इस थिकनेस की वजह से इसमें क्या आएगा, एक एडी करंट लॉस, तो करंट तो घूमेगा ही, कोई ना कोई सर्कुलेटिंग करंट तो आएगी ही आएगी, भाई सर्कुलेटिंग करंट तो आना ही आना है, वो तो जाएगा नहीं कहीं। सो लेट अस सपोज करिए कि इस थिकनेस की वजह से इसमें एक सर्कुलेटिंग करंट आया, और उसको मैं क्या कह रहा हूँ, टाउ कह रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, थिकनेस कितना है, टाउ है, और कुछ सर्कुलेटिंग करंट इसमें कितना आया, कुछ आया सर्कुलेटिंग करंट। सो लेट्स से इसका जो सर्कुलेटिंग करंट हुआ वो कितना हुआ, मान लेते हैं एक सर्कुलेटिंग करंट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें। अच्छा, इससे पहले मैं मान लेता हूँ कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो अंदर की तरफ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी किधर जा रही है, अंदर की तरफ। सो इसको अंदर की तरफ मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, क्रॉस लगा के, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, हो गया। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, इसमें करंट किसकी वजह से क्या हुआ, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, जो हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि कॉइल अगर शॉर्ट सर्किटेड थी तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइल्स ऐसे प्रेजेंट थे, तो इसकी वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट आया, और ये कॉइल ऑलरेडी क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, ये कॉइल ऑलरेडी क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। तो इसमें एक लूप का हम कंसीडर कर रहे हैं, और उस लूप के हिसाब से देख रहे हैं भाई कितना आ रहा है। सो लेट्स से कि इसमें आपका एक
कॉइल आपने कंसीडर कर लिया, मान लीजिए कि इसमें एक करंट कॉइल फ्लो कर रही है कुछ इस तरह से। सो ये आपकी क्या हो गई, एक एलिमेंटल कॉइल हो गई जो आपकी क्या बना रही है, लूप करंट। ठीक है, इसी की वजह से एडी करंट लॉस हो रहा है। अगर ये आता ही नहीं तो एडी करंट लॉस नहीं होता। नाउ अब ये इसका डायरेक्शन हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, इसका डायरेक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया था कि इस कॉइल में जो करंट आएगी वो एग्जैक्टली जो जा रहा है फ्लक्स उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है। अब राइट हैंड रूल लगाएंगे। सो इस कॉइल में अगर देखें थंब की डायरेक्शन में अगर हम लोग करंट इसमें इंड्यूस कर दें, थंब की डायरेक्शन में अगर करंट को इंड्यूस कर दें तो फ्लक्स क्या करेगा, इंड्यूस फ्लक्स इसको सपोर्ट करेगा ना कि अपोज करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इसकी डायरेक्शन को नीचे कर दें तो देखोगे कि इसके फ्लक्स जो है, इस इंड्यूस फ्लक्स जो है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यानी इसका मतलब है इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, करंट की डायरेक्शन डेफिनेटली डाउनवर्ड। सो यहां लेफ्ट से राइट और यहां पे डाउनवर्ड से अपवर्ड और यहां पे राइट से कहां पे, लेफ्ट की डायरेक्शन में। ओके, यहां पे देखो तो ये क्या करेगा, इसमें ये रेड वाले से मैं क्या दिखा रहा हूं, इंड्यूस्ड फ्लक्स, ये किसको कर रहा है, अपोज कर रहा है। यहां पे रेड वाले से दिखा रहा हूं इंड्यूस्ड फ्लक्स, अपोज कर रहा है, इंड्यूस्ड फ्लक्स अपोज कर, मतलब अंदर से बाहर निकल के आ रहा है। ये क्या कर रहा है, अंदर से बाहर निकल के आ रहा है। यहां पे भी देखो अंदर से, जैसे थंब की डायरेक्शन में करंट और यहाँ पे देखो फ्लक्स कैसा हो रहा है, अपोज करेगा। यानी ये अंदर जा रहा था तो रेड वाला क्या कर रहा है, करंट की वजह से क्या किया, अपोज किया। यही तो लेंज लॉ है, यही तो लेंज लॉ है। ठीक है, ठीक है। सो ये बात मुझे समझ में आई कि ये क्या कर गया, इसको अपोज कर गया। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है कि भाई इस करंट की वजह से कितना एडी करंट लॉस आया। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग एक काम करते हैं, इसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। लेट से इक्वल पार्ट में इसको पूरे फोटो को सिमेट्रिकली डिवाइड कर देते हैं। लेट से कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट को हम लोग मान लेते हैं h, इसकी हाइट मान लेते हैं कितना है भाई, h। ओके, नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज x मान लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि छोटा सा एक एलिमेंटल पार्ट काटूं, उसी का एनालिसिस कर लेता हूं। तो छोटा सा एलिमेंटल पार्ट काटता हूं, लेट से ये कितना है dx, और इसका मैं क्या कर लेता हूं, एनालिसिस कर लेता हूं। बस इस छोटे से पार्ट का एनालिसिस कर लूंगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, पूरा एडी करंट लॉस आ जाएगा। भाई छोटे से का एनालिसिस करिए, उस पूरे को इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपल कैलकुलस मेथड यूज करिए, हो गया काम। सो मैं क्या किया, एक छोटा सा पार्ट dx लिया और इस पे अपना एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब मुझे सबसे पहले चाहिए क्या था, मुझे सबसे पहले चाहिए था कि भैया एक बात बताओ, इसमें फ्लक्स कितना जा रहा है, इसमें फ्लक्स कितना जा रहा है। सो मैं कहा कि जो मेरे पास फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज बी ऑफ टी इज इक्वल्स टू हाउ मच, बी एम साइन ओमेगा टी, बी एम साइन ओमेगा टी। नाउ सो मैं कहा कि फाई ऑफ टी बता दीजिए फ्लक्स कितना जा रहा है। सो फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू बी ऑफ टी इंटू हाउ मच, एरिया। एरिया कितना होगा भाई, कितना एरिया, ये कितने एरिया में जा रहा है। ओके, नाउ अब मुझे क्या चाहिए, अगर यहाँ पे लिखूं फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू हाउ मच, बी ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, बी एम साइन ओमेगा टी, बी एम साइन ओमेगा टी इंटू कितना, एरिया। हाँ सर, ये बात समझ में आई। सो एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे को इसका एरिया फाइंड आउट करना हो, कितने एरिया में ये फ्लो कर रहा है, तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, बताओ ये इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा। सो एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया अगर मैं लिखूं, एरिया इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा मुझे बताओ जरा। अगर मैं एरिया लिखना चाहता हूं, सो मैं लिख रहा हूं एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो इस छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूं, इस छोटे से पार्ट की, तो यहां पे x और ये हाइट कितनी है h, तो एरिया बन गया x और x बन गया इनटू किसके, इसके साथ कौन है, h है। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं xh, तो इसे मैं लिख दिया कितना, x और ये लिख दिया h। नाउ इसी तरह का सिमिलर एरिया इधर भी है, तो xh प्लस कितना xh, तो डायरेक्ट लिख दो 2xh। हाँ, ये बात समझ में आ गई मुझे। सो मैं इस फाई ऑफ टी को, यानी फाई ऑफ टी मेरा कितना बनेगा,
फाई ऑफ टी मेरा देखो कितना बन रहा है, यहाँ पे लिख दूं कितना, बी एम साइन ओमेगा टी 2xh। हाँ सर, ये बात समझ में आई। तो एक बात बताओ, इसमें इंड्यूस कितना होगा, इंड्यूस वोल्टेज कितना होगा? सो इसे मैं लिख रहा हूँ E इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई बताओ, एंड लिंक कितना हुआ, फ्लक्स कितना लिंक हुआ, तो ठीक है चलो कुछ भी मान लेते हैं, बट इतना तो होगा, कितना फ्लक्स लिंकेज होगा, डी फाई बाई डी टी का इतना फ्लक्स तो लिंकेज होना ही होना है, इतना फ्लक्स तो इंड्यूस ईएमएफ होना ही होना है ना। हो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये वोल्टेज कितना आ गया आपके पास, अच्छा एरिया ये फाई हो गया, तो डी फाई बाई कितना डी टी। अभी मान लेते हैं एन एक रिंग के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ये बन गया डी टी। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना बन जाएगा, d बाई डी टी, और यहाँ पे कितना बन गया, बी एम कितना साइन ओमेगा टी इंटू कितना 2xh। अब यहाँ पे देखोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ, बी एम तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, बी एम साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, कॉस ओमेगा टी, लेकिन ये टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये ओमेगा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक ओमेगा और आ गया। नाउ 2 कांस्टेंट है, इससे भी बाहर निकाल लो, x और h ये सारी ही वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, सभी को क्या कर लिया आप बाहर निकाल लिया। नाउ सभी की वैल्यू को अगर हम लोग एक साथ लिखें, एक अच्छे से अरेंज करें, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 ओमेगा, और ये क्या बन गया आपके पास देखो 2 ओमेगा hx और बी एम कॉस ओमेगा टी, यही बन गया ना। सो दिस इज E, और इसी वाली पूरी वैल्यू को हम लोग क्या कह देते हैं, E मैक्स, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, E मैक्स। नाउ E मैक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सो E मैक्स इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम वैल्यू, यानी 2 इंटू 2 पाई एफ, ओमेगा को क्या लिख रहा हूं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू एच, हाइट ही है इसकी, इंटू एक्स, और इसके साथ कौन है, बी मैक्स, इसके साथ कौन है, बी मैक्स। अगर मैं कहूं आरएमएस बताइए कितना वोल्टेज आरएमएस में इंड्यूस हुआ, तो मैं लिख सकता हूं ई आर एम एस इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बताओ मुझे। सो यहाँ पे आपके पास बन गया, अगर मैं इसको एक साथ ही रखता हूं, यहाँ पे इसको एक साथ ही रखता हूं, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 पाई एफ ओमेगा के लिए रखें, और 2hx ये आपका अलग ही था, जो पहले से चला आ रहा था एरिया, उसको अलग रखा, और ये कितना हो गया, बी मैक्स, ये पूरा बी मैक्स हो गया, और डिवाइड बाई कितना कर देते हैं हम लोग, √2 कर देते हैं। तो यहाँ से ई आर एम एस की वैल्यू कितनी आई, ई आर एम एस इज इक्वल्स टू कितना, √2 पाई एफ इंटू 2hx इंटू बी मैक्स, ये कितना हो गया, बी मैक्स हो गया। नाउ ये आपके पास आरएमएस आ गया। सर आरएमएस निकालने की जरूरत क्या थी, आरएमएस निकालने की इस वजह से जरूरत थी मेरे को कि अगर मेरे को कहीं पे भी पावर लॉस पता करना होता है किसी कॉइल में, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर पैरेलल होता है तो v²/r, अगर सीरीज में होता है तो क्या करते हैं I²R, लेकिन वो I और V कैसा होता है, आरएमएस वैल्यू होती है। तो अगर मेरे को इस लूप का पावर निकालना है, तो मैं लिखूंगा पावर इज इक्वल्स टू कितना, ERMS स्क्वायर अपॉन में हाउ मच, R, रेसिस्टेंस ऑफ दिस पाथ, इस पाथ का क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सो ये क्या बन जाएगा आपके पास, पावर कितना लॉस हुआ, इस वाले में पावर कितना लॉस हुआ। तो ये बात मुझे समझ में आई कि इस वजह से मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ा, आरएमएस कैलकुलेट करना पड़ा। नाउ द वन थिंग इज अनदर पैरामीटर दैट I have to find out, and the required parameter is the resistance of the path. इस पाथ का रेसिस्टेंस भी हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ओके सर, नाउ द नेक्स्ट टास्क इज, हमारा जो अगला टास्क है वो क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द पाथ के रेसिस्टेंस को निकालना। नाउ अगर मैं कहूं कि रेसिस्टेंस निकालना है इस पाथ का, तो वो कैसे निकलेगा। सो मुझे फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, यहाँ पे देखो। सो रेसिस्टेंस ऑफ द पाथ का रेसिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, रो एल बाई कितना ए। ओके, रो इज इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी, एल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द मटेरियल थ्रू विच द
करंट कंप्लीट इट्स पाथ, जितने लेंथ में करंट क्या कर रहा है, अपने पाथ को कंप्लीट कर रहा है, एंड एरिया इज इक्वल्स टू द एरिया थ्रू विच द करंट कंप्लीटिंग इस सर्किट, जिसमें वो अपने सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। हाँ सर, ये बात समझ में आई। नाउ अब मैं कहता हूं, यहां पे क्या कहता हूं, मैं कहा कि आप बताओ मेरे को लेंथ कितना होगा। सो रो, ये कितना लेंथ ट्रेवल किया, करंट कितना लेंथ ट्रेवल किया, एक्स, एच, फिर एक्स, फिर एक्स और फिर एक्स, 4 बार एक्स ट्रेवल कर रहा है। यहां देखो एक छोटा सा ये पूरा पाथ कितना हुआ, एक्स का हुआ, फिर यहां पे भी छोटा सा पाथ कितना हुआ, एक्स हुआ। ये देखो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है भाई, ध्यान रखना, ये मैं पहले ही लाइन खींच दिया हूं। सो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर भी एक्स, ओरिजिन के इधर भी एक्स, सिमेट्री है। सो ओरिजिन के इधर भी एक्स, ओरिजिन के इधर भी एक्स, ओरिजिन के इधर एक्स, ओरिजिन के इधर एक्स, तो 1x, 2x, 3x, 4x। सो टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू कितना बन गया, 4x बन गया, 4x। और देखो अभी और भी पाथ कंप्लीट किया। ये तो छोटा सा यहां जोड़े, ये इसको लिए और इसको लिए। करंट तो इस वाले पाथ में भी है भाई, करंट तो इस वाले पाथ में भी है, तो रेसिस्टेंस इसका भी कैलकुलेट करो। सो रेसिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, 1h और 1h, तो कितना बन जाएगा, 4x प्लस कितना, 2h। हाँ सर, ये बात तो समझ आई कि रेसिस्टेंस की लेंथ तो इतनी हो गई, अच्छा पाथ का जिसमें वो फ्लो कर रहा है। नाउ एरिया की बात आई। सो एरिया कैसे निकलेगा, सो एरिया तो अभी हम लोग छोटा से रिंग के कंसीडर कर रहे थे ना, छोटे से रिंग को कंसीडर कर रहे थे। सो मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, dx है, तो लेंथ ये dx हो गया और हाइट पूरा निकाल लो। सो ये कितना आ जाएगा इसका एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू h इंटू कितना, dx, h इंटू कितना बन गया, dx। हाँ सर ठीक है, सब बात समझ में आई कि h, अच्छा सॉरी, ये सरफेस एरिया, तो इस पूरे का सरफेस एरिया कितना, L इंटू कितना, dx। ये पूरा आपका एरिया निकल के आ गया। ठीक है, यहां पे जो हम लोग एरिया निकाले हैं, ये निकाले हैं फ्लक्स डेंसिटी कितने में एंटर कर रही है, और ये एरिया इस वाली लेंथ से निकाले हैं। अच्छा एक चीज देखो, टाउ जो है वो बहुत छोटा है। अगर मैं छोटे से थिकनेस की बात करूं, एक छोटे से प्लेट की बात करूं, एक छोटे से कोर मटेरियल की बात करूं, तो ये टाउ है, इसकी जो ये थिकनेस है ये टाउ है, और ये लेंथ है। तो इस लेंथ के कंपैरिजन में टाउ बहुत छोटा सा है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे देखो, मैं एक चीज लिख रहा हूं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे देखो, टाउ इज वेरी वेरी लेस देन एल, एल से बहुत छोटा है, एंड h इज लेस देन एल, h क्या है, l से छोटा है। दो बातें लिख रहा हूं, टाउ माने इसकी थिकनेस, लेंथ बहुत बड़ा है, और हाइट जो है उसके लेंथ के कंपैरिजन में छोटा है। तो h छोटा है लेंथ से, तो इसको मैं लिख रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिख रहा हूं सेकंड इक्वेशन। सो ऐसा कह सकता हूं कि टाउ इज वेरी वेरी लेस देन h, h से भी क्या है, टाउ जो है वो छोटा है, टाउ जो है वो h से भी छोटा है। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई थी। नाउ अपना अगला टास्क क्या है, पावर कैलकुलेट करना है। पावर अब क्या करना है, डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। नाउ पावर का फॉर्मूला देखो, सब कुछ है हमारे पास, अब क्या करना है, नाउ पावर, और ये पावर कौन सा है, एडी करंट, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हुआ था तो ये एडी है। नाउ पावर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ERMS की वैल्यू दे रखी है कितनी, √2 पाई f इंटू कितना, 2hx, और यहाँ पे कितना लिख दूं, B max। हाँ सर, ये समझ में आई बात। और इसका क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि RMS का स्क्वायर करना था फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है सर। नाउ सर एक काम करिए, R पाथ की वैल्यू यहाँ है और यहीं आप कैलकुलेट कर लिए R पाथ। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पे रख लो, रो इंटू कितना, 4h प्लस कितना, 2h 4x प्लस कितना, 2h, और ये वाली जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, चलो लिख ही लेते हैं, L इंटू कितना बन गया, dx बन गया। ये सरफेस एरिया हो गया इसका, यहाँ पे हमने R पाथ रख लिया। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। नाउ what we have to do, just the denominator of this denominator, ये जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये भली भांति आप परिचित हैं इन सारी बातों से। सो मैं कहा कि भैया इसका डिनोमिनेटर क्या करो, ऊपर लेके आओ जरा। सो इसका डिनोमिनेटर ऊपर लेके आता हूं।
सो इसका डिनोमिनेटर मैं लिखता हूं पी एडी करंट, पी एडी इज इक्वल्स टू हाउ मच, यहां पे देखो √2 पाई एफ 2hx और यहां पे कितना बी मैक्स, यहां पे बी मैक्स का क्या बना देता हूं होल स्क्वायर, और इसके साथ मैं क्या करता हूं L इंटू डी एक्स, L इंटू कितना dx, इसको मैं क्या कर लिया अलग से बाहर निकाला, और अपॉन में कितना है रो इंटू 4x, सो यहां पे लिख रहा हूं रो इंटू कितना 4x प्लस कितना 2h, 4x इंटू 2h। नाउ यहां पे देखो करना क्या, तुम्हें करना ये है कि आप एक चीज देखो, टाउ की वैल्यू h से भी छोटी है, टाउ की वैल्यू h से भी छोटी है, यानी आप x कहां कंसीडर किए, ये छोटे से पाथ को आप क्या कह रहे हो x है, और टाउ क्या है ये पूरा बड़ा वाला पाथ, ये पूरा वाला पाथ h है। अब टाउ h से भी छोटा है तो x तो छोटा ही हो ही गया भैया, एक टाउ इतना बड़ा है और x कितना है इतना सा है, तो जब टाउ ही h से छोटा है तो x तो और छोटा हो गया। सो यहां पे लिखो गिवन टाउ इज वेरी वेरी लेस देन h, टाउ क्या है h से छोटा है, ठीक है। नाउ अगर टाउ h से छोटा है और x क्या है x भी h से छोटा है, तो x तो टाउ से भी छोटा है, x तो टाउ से भी छोटा है, सो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन A एंड इक्वेशन B x इज वेरी 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 लेस देन h। सो इस वाले इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं x को निगलेक्ट कर सकते हैं, x को क्या कर सकते हैं निगलेक्ट। सो पी एडी कितना हो गया, पी एडी इज इक्वल्स टू, इसको स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बन गया 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, यहाँ पे कितना बन जाएगा 4h स्क्वायर x स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा b मैक्स का क्या स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बन जाना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बनना है इंटू L इंटू कितना dx। ओके सर, नाउ अपॉन में यहाँ पे तो हमने x को क्या कर दिया निगलेक्ट कर दिया, सो x निगलेक्टेड, यहाँ पे लिख रहा हूँ x निगलेक्टेड टेंस टू 0, सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं x टेंस टू 0। नाउ ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा रो इंटू कितना 2h। हाँ सर ये बात मुझे समझ आ गई। नाउ अब देखो क्या बचा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो आपके पास बचा वो कितना बचा, पी एडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखोगे तो आपके पास 4 2 जा 8 बन गया, या आप रिलैक्स रहना चाहते हो तो आप एक काम करो, रिलैक्स वे में मोड में जाना चाहते हो तो बड़े इजीली क्या करो, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो। नाउ और कुछ बचा क्या, और कुछ नहीं बचेगा। सो यहाँ पे देखो कितना बच गया 4 निकाल दो बाहर, पाई दोनों कांस्टेंट बाहर आ गया, और कोई कांस्टेंट है पहले f को लिख देते हैं, f बाहर आ गया, फिर किसको लिख देते हैं b मैक्स का स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है सर। अब कौन बचा, l बचा और h बचा यहाँ पे, सो मैं लिख दिया इनटू, यहाँ पे छोटा सा एक ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ l h, और कौन बच गया x बच गया, सो x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बन गया dx बन गया, अपॉन में यहाँ पे देखो कितना है रो बचा हुआ है, ठीक है। अब x क्या है, x वेरिएबल है ना भाई, बढ़ा सकते हो, ये dx को आप क्या कर रहे हो घटा बढ़ा रहे हो। सो अब आप क्या करिए, इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए, इस वाले फंक्शन को क्या कर दीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए। आपने पावर कैलकुलेट किया, अच्छा dx की वजह से छोटे से लेंथ में, तो टोटल पावर अगर आपको चाहिए था, टोटल पावर अगर चाहिए पी एडी, ये छोटे से लेंथ की वजह से आया था, तो अगर आपको टोटल पावर चाहिए तो टोटल पावर कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो। सो मैं लिख रहा हूं टोटल पावर लॉस ड्यू टू द एडी करंट, टोटल पावर लॉस ड्यू टू द एडी करंट। सो यहां पे लिख रहा हूं टोटल पावर लॉस ड्यू टू द एडी करंट। नाउ टोटल पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट। एडी करंट की वजह से टोटल पावर लॉस कितना होगा, टोटल पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट। सो इसको मैं दिखा रहा हूं पी एडी से, इसे मैं क्या दिखा रहा हूं पी एडी से। सो इसकी वजह से क्या आएगा,
इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग कहाँ से कहाँ तक आप इंटीग्रेट करेंगे? इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू τ/2 तक। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि ये dx देखो कितना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर आप देखोगे, कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखोगे तो वो कितना है, 0 है ना, तो आधे आधे पार्ट में डिवाइड है, तो ये कितना हुआ τ/2। तो ये पूरा dx कहाँ तक बढ़ रहा है? τ/2 तक बढ़ रहा है, τ/2 तक। सो यहाँ पे हम लोग ने लिमिट लगा दी कितना, 0 से कहाँ तक, τ/2 तक। ठीक है सर, ओके सर। अब एक काम करो, आप इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो सब्स्टिट्यूशन में लिखोगे 4π² f² b max स्क्वायर इंटू कितना बन गया भाई, l इंटू h इंटू कितना x² dx, और अपॉन में कितना है, रो, अपॉन में रो है। सभी कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, सभी कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर। सो पी एडी कितना हो गया, पी एडी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू τ/2 तक। अगेन चलो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। अगेन कितना कांस्टेंट है, 4π² f² b max स्क्वायर, और कौन, L भी कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। बचा क्या अंदर बचा x² dx फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक भाई, वही सिंपल कुछ एक्स्ट्रा नहीं, τ/2 तक, आधे तक के लिए उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। नाउ यहाँ पे देखो क्या आया, सो यहाँ पे आया आपके पास कितना आया, पी एडी इज इक्वल्स टू 4π² f² b max स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करोगे x का क्यूब बाई कितना, 3। अगेन द लिमिट इज 0 टू τ/2, 0 से कहाँ तक, τ/2 तक। ठीक है, पूरा एकदम प्रॉपर एनालिसिस मैथमेटिकल करके दे रहा हूं आपको, प्रॉपर फील आ जाएगा एकदम। नाउ अब यहां पे बताओ, मुझे बताना यहां पे बताना, यहां पे ये तो इतना ही रहना है भाई, ये इसकी वैल्यू तो चेंज होनी नहीं है। नाउ सो पी एडी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4π² f² b max स्क्वायर, और यहाँ पे टाउ की जगह, x की जगह पे टाउ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो ये कितना बन जाएगा, τ/2 का क्यूब अपॉन में कितना बन गया, 3। सो ये लिख दिया आपने, यही बनेगा ना भाई। सो अब देखो आप जरा, ये कितना बन गया, 4π² f² b max स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखो कितना बन जाएगा, टाउ का क्यूब अपॉन में 2 2 4 2 8 इंटू 3। अच्छा यहाँ पे रो भी था, ये बाहर आ गया था, सॉरी यहाँ पे रो भी क्या हुआ, बाहर आ गया। सो यहाँ पे रो आ गया बाहर। नाउ दिस इज योर रो। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 2 टाइम्स में 8 कैंसिल हो गया। नाउ द रिलेशन इज व्हाट, सो पी एडी। नाउ द रिलेशन इज व्हाट, रिलेशन पी एडी इज इक्वल्स टू हाउ मच, यहाँ पे ध्यान से देखो कितना बन गया, π² f² b max स्क्वायर और टाउ का क्यूब, और बाकी चीजें कहाँ चली गई, भैया, L इंटू एच तो छूट ही गया। यहाँ पे देखो L इंटू एच भी है, और यहाँ पे भी कौन है, L इंटू एच है ना। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कितना, L इंटू एच। सो L इंटू एच, और ये वैल्यू बन गई कितना, बाई यहाँ पे टाउ का क्यूब 3 2 6 रो। हाँ ये बात मुझे समझ में आई। अच्छा एक बात बताओ, L क्या था, कोर की लेंथ थी। L क्या था भाई, L यही था ना आपके पास, ये अगर कोर था तो इसकी लेंथ कौन सी हो गई, L हो गई, ये पूरी लेंथ L हो गई। हाइट कौन सी है, ये हाइट हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, ये हाइट हो गई। और टाउ कौन सा था, ये टाउ था। सो आप देखोगे लेंथ इंटू
आप इसकी हाइट और ये ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बी मैक्स स्क्वायर एल इंटू एच इंटू टाउ, इसको अलग कर लिया, और टाउ स्क्वायर माने थिकनेस, थिकनेस ऑफ द मटेरियल इंटू 6 रो, इसे अलग कर लिया। क्यों अलग कर लिया, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, एक वॉल्यूम बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो एक कांस्टेंट फैक्टर है, जो इसका एक बार वॉल्यूम बन गया, वो कांस्टेंट फैक्टर है, उसको हम लोग अलग कर लेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पी एडी मेरा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है वो देख लो जरा। यहाँ पे लिख रहा हूं पी एडी, पी एडी। नाउ पी एडी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो पी एडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं वॉल्यूम, वॉल्यूम वी लिख दिया। चलो वॉल्यूम एक बार कंसीडर कर लिए, वो कांस्टेंट वैल्यू है, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। वॉल्यूम तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको एलिमिनेट भी कर दीजिए। वॉल्यूम हमारा एक बार कांस्टेंट हो जाएगा, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है उसे देख ले रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना बन गया, एल एच इंटू कितना टाउ, ये बाहर निकाल दिए। नाउ अब हमारे पास बचा कितना, बचा हमारे पास पी एडी। वेरिएबल कौन कौन रह गया, पाई भी कांस्टेंट ही है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट ही है, और इसको भी अलग कर ले, नहीं अभी बताते हैं। और यहाँ पे कितना एफ स्क्वायर, यहाँ पे कितना बी मैक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना टाउ स्क्वायर अपॉन में कितना 6 रो, 6 रो। ना यहाँ पे आप देखोगे टी क्या है, थिकनेस। एक बार मटेरियल आप काटो और उसको, उसका थिकनेस डिफाइन हो गया, यानी उसके थिकनेस पे भी इफेक्ट जा रहा है। जितना पतला आप काट देंगे उतना आपका क्या होगा, एडी करंट लॉस बढ़ेगा, जितना पतला आप काट रहे हैं। ठीक है, ये भी देख रहे हैं, अभी देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका फ्लक्स डेंसिटी भी फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे भी कर रहा है, रेसिस्टिविटी पे भी कर रहा है। रेसिस्टिविटी पे कितना कर रहा है, कुछ ऐसा इफेक्ट कर रहा है। सो इसी को हम लोग कहते हैं, आप मैक्सिमम जो आप फॉर्मूले में देखेंगे डिराइव होके आता है, इसको हम लोग कहते हैं के ई से डिनोट करते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू किससे डिनोट करते हैं, के ई से। और यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि भाई जो फैक्टर अलग अलग हो रहे हैं वो कौन कौन से, जिन किन पे डिपेंड कर रहा है, एफ स्क्वायर कितना, बी मैक्स स्क्वायर इंटू टाउ स्क्वायर, बी मैक्स स्क्वायर इंटू टाउ स्क्वायर। सो दिस इज नोन एज एडी करंट कांस्टेंट। के को क्या कहते हैं, एडी करंट कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, पाई स्क्वायर अपॉन में 6 रो, पाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 रो। सो ये आपके पास आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में कितना, 6 रो। ये आ गया आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू। नाउ आपके पास डिपेंड क्या क्या, कौन कौन सी चीजें फैक्टर एडी करंट डिपेंड किया। सो पी एडी करंट, पी एडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर बी मैक्सिमम, बी मैक्सिमम। जब ट्रांसफार्मर में हम लोग लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे तो इस पे कुछ चीजें निकल के आएंगी, बी मैक्सिमम इंटू टाउ। जब हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लॉस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो एडी करंट भी उनमें से एक लॉस है जिसे हमें क्या करना होता है, बताना होता है। सो किन किन फैक्टर पे एडी करंट लॉस डिपेंड किया, किन किन फैक्टर्स पे एडी करंट लॉस डिपेंड किया। सो एडी करंट लॉस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड किया। कौन कौन से पे, फर्स्ट फैक्टर्स लिखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग, factors on which eddy current loss, eddy current loss depends। किन किन फैक्टर्स पे एडी करंट लॉस डिपेंड कर रहा है। So the first factor is frequency. First factor is what? Frequency. Frequency पे डिपेंड कर रहा है, frequency के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। The second one is flux density. Flux density, magnetic flux density. And the third one is thickness of the material. Thickness of material,
मटेरियल की थिकनेस पे भी डिपेंड कर रहा है। सो आज हम लोगों ने देखा कि किन किन फैक्टर्स पे एडी करंट लॉस आपका डिपेंड करता है, और हम लोग एडी करंट लॉस को कैसे कम कर सकते हैं इसकी बात हम लोगों ने पहले भी कर रखी थी कि हमें क्या करना है, उसको काट के पतला कर देना है, पार्ट पार्ट में काट देना है, उसको लैमिनेट कर देना है, फिर भी जो एडी करंट लॉस रह जाएगा वो इतना निकल के आएगा। वो कितना निकल के आएगा, ये कुछ आपके पास उस कोर में एडी करंट आएगा। सो थैंक यू फॉर द टुडे सेशन। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि हिस्टेरेसिस लॉस होता क्यों है, क्या कारण है हिस्टेरेसिस लॉस का, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और हिस्टेरेसिस लॉस को कैलकुलेट कैसे करें, क्या उस कब ऐसा होता है, क्यों आखिर उसके एरिया पे डिपेंड कर जाता है, क्यों एरिया के अदर पे किसी चीज पे नहीं डिपेंड करता है। एक्चुअल फील देखेंगे हिस्टेरेसिस लॉस का। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।